हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हमने जो बेसिक देखा है स्पेक्ट्रा का, जिसमें हमने दो अलग अलग टाइप्स देखे, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन। इमिशन में दो टाइप्स आते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा हमने डिस्कस किया था NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। आज उसी कंसेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन का, और वो रहेगा जो हम हाइड्रोजन यूज करेंगे वो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस होगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस का जब स्पेक्ट्रा लिया जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रा, तो रिजल्ट जो है उसका वो कलर्स लाइन में आता है। यानी कि इमिशन का हमें जो टाइप मिलता है वो लाइंस की फॉर्म में होता है। तो कंप्लीट बनता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। NaCl में हमारे पास सिर्फ 2 लाइंस आए थे, लेकिन हाइड्रोजन का जब निकाला जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस वो ज्यादा होंगे। क्लियर? तो अच्छा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक रहने वाला है, अच्छे से नोट कीजिएगा। देखते हैं एक वीडियो में हो पाता है तो ठीक है, वरना 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो टॉपिक रहेगा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा हम स्टडी करेंगे। कुछ बेसिक पार्ट वो सेम रहने वाला है, जो डेफिनेशंस की बात करेंगे वो सेम रहेगा जैसे हमने पहले वाला किया। ठीक है, तो पहले तो लाइन स्पेक्ट्रा का मीनिंग देख लेते हैं कि क्या मीनिंग रहने वाला है। यानी कि इन द स्पेक्ट्रा ओनली few wavelength is obtained in the form of colored lines। अब ये जो जितने अभी थ्योरी पोर्शन आपको आराम से समझ में आएगा कि NaCl में हमारे पास 2 लाइंस आए थे, लेकिन हाइड्रोजन में हमारे पास क्या आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे। हर एक लाइन पे एक वेवलेंथ फिक्स होता है, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो जितनी भी हमारे पास लाइंस आएंगे उतनी ही हमारे पास वेवलेंथ होंगे। अगर 5 लाइंस आए तो 5 वेवलेंथ होंगे, 10 लाइंस आए तो 10 वेवलेंथ होंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैंने लिख दिया। अगर हम इसके पूरे डेफिनेशंस की अगर बात करें, डेफिनेशन में लिखा है क्या जाएगा, तो वो हम देख लेते हैं। तो जो मैंने बोला कि हाइड्रोजन हम यूज करेंगे गैस की फॉर्म में, तो मेन वही रहेगा, क्योंकि अगर हमें लाइन स्पेक्ट्रा चाहिए तो हमें इसको हीट या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी देना होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन गैस या हम थोड़ा पैराग्राफ चेंज करते हैं, इन द स्पेक्ट्रा energy is supplied to the hydrogen gas in form of, या तो हम हीट की फॉर्म में दे सकते हैं या हम दे सकते हैं करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट और करंट सम fixed wavelength light is emit and after passing through prism obtain on फोटोग्राफिक फिल्म पर वो जो पूरा स्पेक्ट्रा है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो ये थ्योरी आप आराम से समझ पाएंगे। अगर पहले वाला लेक्चर आपने देखा तो थ्योरी में आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन क्या है, टू द हाइड्रोजन गैस। तो एक तो यही कि हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में यूज किया जाएगा, H2 की बात होगी। किसकी बात होगी? H2।
एनर्जी हमें उसको देना पड़ेगा या तो हीट की फॉर्म में या करंट की फॉर्म में, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कुछ ही फिक्स वेवलेंथ की लाइट हमें मिलेगी, वही प्रिज्म में से पास की जाएगी। जब वो फोटोग्राफिक फिल्म पर आएगी तो रिजल्ट मैंने पहले डाल दिया कि हमारे पास क्या है, कलर्ड लाइंस आएंगी। क्लियर। अब अगर हमें इसका डायग्राम भी बनाना पड़े तो बहुत ही आसान रहेगा। क्या कि अब हमें हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन गैस लेना है, तो ये मैंने एक सोर्स शो कर दिया हाइड्रोजन गैस का। क्लियर। इसके अंदर क्या लिया जाएगा, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो ये मैंने वायर शो कर दिए। ठीक है, ये वायर शो कर दिए और इसके अंदर क्या डाला गया है, हाइड्रोजन गैस डाला गया है। क्लियर। अब जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो ये रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा कुछ फिक्स वेवलेंथ की। इनको हम किस में से पास करते हैं, स्लिट में से, यानी कि कुछ ही रेडिएशन का हम यूज करेंगे। तो एक लाइट वो स्लिट में से पास हुई, आगे वो किस में से जाएगी, प्रिज्म में से जाएगी, और प्रिज्म में से पास होने के बाद हमारे पास इसका स्पेक्ट्रा आएगा, यानी कि कुछ कलर्ड लाइंस बनेगी प्रिज्म में से डिस्पर्शन के बाद। और वो सारी लाइन कहां पर ऑब्टेन की जाएगी, फोटोग्राफिक फिल्म पर। तो ये ले लिया फोटोग्राफिक फिल्म। ये सारे ऑपरेटर सब आप अच्छे से पहचानते हो कि किसको क्या बोला जाता है। तो ये फोटोग्राफिक फिल्म आ गया। आगे अगर मुझे अब देखो, आगे ना पिक्चर डायग्राम में हमने जस्ट जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा था हमने 7 लाइन शो किया। इसमें आप कितना ही कर दो, 2 बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, इतना कोई नहीं है। जैसे मान लो मैंने 4 लाइन शो कर दी। क्लियर। तो 4 लाइंस मैंने फोटोग्राफिक फिल्म पर शो कर दिए। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर्ड लाइन मैंने यहाँ पे दिखा दी। अब इसका जब स्पेक्ट्रा हम बनाते हैं साइड में, तो इसमें हमारे पास कोई स्पेशल रीजन नहीं आता है। इसमें हमारे पास सिर्फ अलग अलग कलर्स की लाइन नजर आएगी, हमें कोई स्पेशल रीजन नहीं आएगा। रीजन कैसे, कि कल अगर कॉन्टिन्यूस बनाया था तो मैंने 7 अलग अलग पार्ट्स बनाए थे, तो 7 कलर को शो करेंगे। जहाँ पे येलो लाइंस की बात थी तो मैंने सिर्फ 2 लाइंस लगाई थी, वो मैंने येलो रीजन में लगाई थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग लाइंस है। फॉर एग्जांपल 2 लाइन मैंने ऊपर शो कर दिए, 3 लाइंस मैंने नीचे शो कर दिए, अलग अलग पॉसिबिलिटी आएगी। इस टॉपिक में हम आगे चल के एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसको बोला जाएगा स्पेक्ट्रल लाइंस। उन स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब क्या होगा कि जितनी भी कलर्ड लाइंस बनी है इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, और वो जो ग्रुप बन के आएगा अलग अलग लाइंस का, जिनके अलग अलग स्पेशल नेम होंगे, जैसे कि लाइमर सीरीज, यानी कि लाइंस को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। वो एक लास्ट का कंसेप्ट है, हम पूरा देखेंगे कैसे बनेगा, उसका एक रीजन होगा कि वो क्यों बनाया गया। तो ये फोटोग्राफिक फिल्म पर अलग अलग लाइंस बने। अब ये तो हो गया एक मेन डेफिनेशन की हुआ क्या, लेकिन अब होता है इसका रीजन, कि रीजन क्या होता है। क्लियर। तो पहले नोट कीजिए। अब हम देखते हैं कि मेन इसका रीजन क्या है। ठीक है, हालांकि जो हमने NaCl देखा था वो भी हमने सीधा टू द पॉइंट उसमें बात की थी, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं तो हम रीजन देखते हैं कि ये लाइंस किस वजह से आती है। ठीक है, अब ये जो चीजें जुड़ी हुई है बोहर मॉडल से जुड़ी हुई है। बोहर ने जो एक अच्छी बात एक्सप्लेन की थी वो ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई भी रेडिएशन या कोई भी एनर्जी ना तो गेन करता है ना वो रिलीज करता है। लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि वो कुल मिला के बाद एनर्जी किसके पास जा रही है। जैसे H2 में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो जो हाइड्रोजन गैस है वो एटम्स में ब्रेक हो जाएगा, अलग अलग एटम्स बन जाएंगे हाइड्रोजन के। एक्चुअली में वो एनर्जी किसके पास जा रही है, हाइड्रोजन के एटम्स के पास जा रही है। एटम्स यानी कि उस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन अपना सेल चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना सेल चेंज करेंगे। कैसे हो गया देखते हैं इसका रीजन, कि इसका रीजन क्या है। क्लियर, रीजन के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बनाया कि अगर न्यूक्लियस हो गया, क्लियर, ये मैंने फर्स्ट सेल शो कर दिया, ये सेकंड कर दिए, थर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने 3 सेल बना दिए,
इसको मैं के बोलूंगा, ये एल है और ये एम है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फिलहाल के सेल में, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये सेल है, तो मैं इसको जैसे कि मैं अलग से लिख देता हूं कि इसको मैंने N1 N2 N3 इन अलग अलग वेरिएबल्स का हमें यूज करना होगा N1 N2 का। क्लियर? वो होगा क्या, रीजन थ्योरी क्या लिखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है क्या कि व्हेन एनर्जी is supplied to the hydrogen gas, it absorb the energy। एक्चुअल में एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, कि जैसे हाइड्रोजन के पास जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा एटम्स में, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स बनेंगे उस सोर्स के अंदर जो हमने बनाया था वो सारे ही एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो सभी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। लिखने में हम स्टडी सिर्फ एक को कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे हाइड्रोजन एटम में हो रहा होगा, क्योंकि जो हमने कंटेनर लिया जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस फिल की थी, उसमें तो हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, हम थ्योरी किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, एक के अकॉर्डिंग। तो या हम ये लिख सकते हैं सप्लाई टू द हाइड्रोजन गैस, it break into हाइड्रोजन एटम। ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। आगे क्या लिखेंगे, बाय दिस एनर्जी द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज देयर सेल या ऑर्बिट। यही तो बोर मॉडल का मेन पॉइंट था कि जब तक एनर्जी वो गेन नहीं करेगा वो अपना सेल चेंज नहीं करेगा। क्लियर? अब जैसी एनर्जी जाएगी उस इलेक्ट्रॉन के पास वो अपना सेल या ऑर्बिट चेंज करेगा। अब मैंने आपको लास्ट में जब ये कंसेप्ट हमने किया था बोर मॉडल का, मैंने बताया था कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब किया जाएगा अपना सेल चेंज करने के लिए, कि वो के से चाहे एल में जाए या के से डायरेक्ट एम में जाए, वो डिपेंड करता है कि उसको कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया है। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज करके ही इलेक्ट्रॉन अपना सेल चेंज करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू एक एनर्जी का दे दिया, नहीं, एक फिक्स होगा तभी वो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपना सेल चेंज करेगा। क्लियर? आगे सेम पैटर्न, बट इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल। अच्छा, इसको ये जो सेल है ये मेन, इनमें ध्यान रख लेना, हालांकि ये चीजें हम पहले कर चुके हैं कि इसको क्या बोला जाता है, जो स्टार्टिंग के सेल में है उनको क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट हम कह सकते हैं या ओरिजिनल सेल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बट इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल इन, या थोड़ा और चेंज करते हैं एक सही थ्योरी बनाने के लिए, थोड़ा सा पैराग्राफ और चेंज करते हैं। हाइड्रोजन एटम चेंज देयर सेल और ऑर्बिट एंड मूव इन हाई एनर्जी ऑर्बिट। वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है, यानी कि वो के से एल में भी जा सकता है, वो के से एम में भी जा सकता है। तो ये जो शिफ्ट है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो जंप है, कि वो जंप कहां पर करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पर, अमाउंट ऑफ एनर्जी पे। हमने एनर्जी निकाली थी, अगर याद हो तो बोहर मॉडल में हमने En1 निकाला है, En2 निकाला है, En3 निकाला है। नहीं है तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें मिलेगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन जंप अमाउंट ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल in excited state, so it came back to their original cell, कह सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट। वो वापिस आएगा अपने ओरिजिनल सेल में या ग्राउंड स्टेट में। एट दिस टाइम
it release the energy in the form of radiation, in the form of radiation, in the form of radiation की फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है वो रिलीज करेगा। और हमने एक नया कंसेप्ट और पढ़ा है एक थ्योरी में, वहां पे वर्ड क्या था, फोटोन। फोटोन क्या था, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हम फोटोन भी लिख सकते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और फोटोन। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये मैंने बताया था वहां पर आपको कि विजिबल रीजन की है, यानी कि जो कलर्ड लाइंस हमें नजर आएगी वो इसी एनर्जी की वजह से आएगी। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना पूरा। तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और फोटोन, क्लियर। एक पॉइंट हम और क्या बना सकते हैं, दीज रेडिएशन अपीयर्स इन कलर्ड लाइंस। यही जो रेडिएशन है जो डिपेंड करेगा कि क्या एनर्जी है, उसी तरीके की रेडिएशन होगी, यही हमें कलर्ड लाइन की फॉर्म में नजर आती है। अब छोटी सी बात ये समझ लीजिए कि जो हमने डायग्राम बनाया उसके में हमने 2 से ज्यादा लाइनें बनाई है। अब 2 लाइंस नहीं, 2 से ज्यादा, यानी सीन में 2 लाइंस थे, यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे बोला था कि उसके अंदर, जैसे पहले आप नोट कीजिए, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन जो हमने लिया उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो एटम भी बहुत सारे होंगे, सभी एनर्जी गेन करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, तो किस एटम को कितना एनर्जी मिला है। सपोज कर लेते हैं कि उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल थे हाइड्रोजन के, तो एटम कितने बन गए, 20 बन गए। अब 20 के 20 ने एनर्जी गेन किया, 20 के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि सभी के K से L में गए होंगे या सभी के K से M में गए होंगे। क्या पता 20 में से 5 के तो K से L में चले गए, 5 के K से M में चले गए, किसी के N तक भी चले गए, तो अलग अलग नंबर्स में है, सभी ने अलग अलग एनर्जी गेन किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा तो कुछ तो वापिस L से K में आएंगे, कुछ M से K में आएंगे और कुछ N से K में आएंगे। इस बात को समझ लेना कि जब वो मूव बैक करेंगे, इन चीजों को जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप चाहो तो राइट कर सकते हो, वीडियो रोक के या रिपीट करके आप राइट कर लो। नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, तो वापिस भी अलग अलग आएंगे, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव बैक करेंगे। ठीक है, देखो इस बात को आराम से समझ लो आप कि हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब जैसे ही आए करंट पास हुआ, इसको जैसे ही करंट मिला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट हो गया। फिर एटम्स को कॉन्टिन्यूस करंट तो पास हो ही रहा है। अब जितने भी एटम्स हैं उन सभी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, तो सभी एटम ने एक जैसा एनर्जी तो गेन नहीं किया है ना, सभी को अलग अलग एनर्जी मिला है, डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना एनर्जी लिया है। तो किसी के तो K से L में चले गए, किसी के K से M में चले गए, किसी है सभी का K, ये ध्यान रखने ना, किसी में N में चले गए। अब K से L में गए हैं तो इसका एनर्जी अलग है, इसका अलग और इसका अलग। अब जब ये मूव बैक करेंगे तो ये L से K में आया, ये N से K में आया और ये N से K में आया, तो अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस मिलेगा कि ये देखो ये सभी का K सेम है, तो इसकी एनर्जी मैंने मान ली N1। अब देखो मैंने यहाँ पे N1 N2 N3 लिखा है, तो अगर देखा जाए तो इस केस में En1 से En2, इस केस में En1 से En3, इसमें En1 से En4। अब देखो अलग अलग हो गया, यहाँ का डेल्टा E अलग आएगा, यहाँ का डेल्टा E अलग आएगा, यहाँ का डेल्टा E अलग आएगा, डेल्टा E अलग अलग हो गई।
अलग अलग से हमारे पास, सभी एनर्जी अलग अलग है, यानी कि डेल्टा ई क्या है, डिफरेंट है। डेल्टा ई क्या है, डिफरेंट है। हमें थोड़ी पता है कि वो कौन से जेल में, हम सिर्फ एल नहीं मान सकते, हमें नहीं पता। तो डेल्टा ई डिफरेंट है, इसका मतलब जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है, जो रेडिएशन इमिट हो रही है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी भी डिफरेंट है। एनर्जी डिफरेंट है। अगर एनर्जी डिफरेंट है रेडिएशन की, तो हर रेडिएशन का वेवलेंथ भी क्या है, वेवलेंथ भी डिफरेंट है। और अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है कि कलर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो एक से ज्यादा लाइंस क्यों आ रही है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन। क्लियर, इस चीज को आराम से समझ लो, मैंने पूरा शॉर्टकट में लिखा है कि एक से ज्यादा लाइंस क्यों आ रही है, अलग अलग कलर क्यों आ रही है। अब जो मैंने कहा था कि लास्ट में एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो जितनी भी रेडिएशन आई, जो भी वेवलेंथ आई, जो भी कलर आई, इन सभी को बनाया गया इनका अलग अलग ग्रुप। उस पूरे ग्रुप को बोला गया स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब है कि स्पेक्ट्रा जो हमें मिलेगा फोटोग्राफिक फिल्म पर, उसमें जो भी लाइंस हैं, उन लाइंस को एक सीरीज में अरेंज किया जाएगा। सीरीज किस पर डिपेंड करेगा कि N1 से वो कौन से सेल में जा सकता है। वहां पे हम अलग अलग सीरीज के नेम पढ़ेंगे। तो एक यार छोटा सा आंसर है कि स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे बना। क्लियर, अब ये पूरा इसका बेसिक हो गया। इस वीडियो को हम यही रोक रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, ठीक है, जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, तो उस रेडिएशन का कैसे हम वेवलेंथ निकालें, उस रेडिएशन का कैसे हम एनर्जी निकालें। क्लियर, ये कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। और उससे फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज की। तो तीनों वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जरूर देखिए।